हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैनक्यू सीरीज के साथ। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब है मैनक्यू की, उस किताब के पीछे जो भी प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हैं, तमाम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। 10 चैप्टर हमने पूरे तरह से कंप्लीट कर लिया है, 11वां चैप्टर चल रहा है। 11वें चैप्टर का पहला पार्ट कल आ चुका था, दूसरा पार्ट आज आ रहा है। यानी कि हम लोग एक अच्छे स्पीड पे चल रहे हैं। हर दिन अगर हम 2 4 5 क्वेश्चंस करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। आप अगर इसको रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो चैप्टर 11 के पार्ट 2 के साथ मैं आ चुका हूँ। इस पार्ट में थोड़ा सा मैंने अपने पैटर्न को बदलने का प्रयास किया है। कैसा प्रयास? तो मैंने सोचा कि जो न्यूमेरिकल या जो एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस है वो तो हम लोग काफ़ी कर ही रहे हैं। इस बार थोड़ा सा जो मतलब एनालिटिकल तो ये भी है, पर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ये न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा थ्योरेटिकल है। यानी कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसको कैसे लिखोगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी आपको कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान उसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होती है। और जितना छोटा क्वेश्चन उसको करना उतना टफ होता है, क्योंकि वो छोटा सा क्वेश्चन है, उसको पढ़ के आपको डिकोड करना है, समझना है कि वो क्या पूछ रहा है, और फिर उसके बेसिस पे आपका आंसर लिखना है। तो आज मैं उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो थोड़े छोटे होते हैं, जो थोड़े पेचीदे होते हैं, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसमें क्या लिखे एग्जैक्टली कि जो भी मार्क्स उस क्वेश्चन के अगेंस्ट दिया हुआ है वो जस्टिफाई हो सके। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आज इन टाइप्स के वीडियोस को लेके आया हूँ। ओके। बाकी जो मैं कहता हूँ, 6th एडिशन की किताब है मेरे पास। अगर आपकी पहले की एडिशन है या फिर लेटेस्ट एडिशन है तो एक बार क्वेश्चंस को मैच कर ले। हालांकि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे बाकायदा लिख दिए हैं। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 11 का पार्ट 2 पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज चैप्टर है जो हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैं आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? देयर इज ऑफन लिटर अमंग हाईवेज बट रेयरली इन पीपल्स यार्ड। प्रोवाइड एन इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। बड़ा ही सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट का इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन क्या है वो हमें समझाना है। ठीक है। तो कह रहा है कि देयर इज ऑफन लिटर अमंग हाईवेज बट रेयरली इन पीपल्स यार्ड। देखिए, समझ के देखिए। अगर आप अपने आप को इस क्वेश्चन पे इमेजिन करें तो आप क्या करते हैं। जैसे कि आप मतलब ये आप पे कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ कि आप लोग गंदगी फैलाते हैं। आप मतलब मैं पूरी स्टूडेंट प्रजाति से पूछ रहा हूँ, पूरे स्टूडेंट प्रजाति से पूछ रहा हूँ कि आप करते क्या हो। आप क्या अपना घर गंदा करते हो, अपना बागीचा गंदा करते हो, अपना बालकनी गंदा करते हो? नहीं। आप हाईवेज को, सड़क को, रास्ते को गंदा करते हो इंटेंशन से नहीं। हमारी उस तरह से अपब्रिंगिंग हो चुकी है, हम ऐसे समाज में रहे हैं जहाँ पे सफाई को लेके उतनी जागरूकता कभी नहीं रही। वो तो अभी 2014 के बाद मोदी जी ने बोला कि स्वच्छ भारत अभियान करो, तो थोड़ी सी सफाई के प्रति पब्लिक डोमेन में जागरूकता जागी है। हालांकि वाकई में लोग कितने दिल से वो काम करते हैं, इसमें मुझे अभी भी थोड़ा डाउट लगता है। इंसान का अपना अपना नेचर होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, कुछ रहते हैं जो थोड़े अनऑर्गेनाइज रहना पसंद करते हैं। गंदगी में कुछ लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग गंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये प्राइवेट प्राइवेट डोमेन में बात बात कर रहा हूँ। पब्लिक डोमेन में हम लोग बताते तो हैं आजकल कि हाँ, हम बहुत जागरूक हैं, साफ सफाई रखनी चाहिए, और कुछ लोग हैं भी। कुछ लोग वाकई हैं, जेन्युइन है कुछ लोग। पर कुछ लोग तो बस इसलिए कहते हैं ताकि जनता में एक अच्छा इमेज बन सके, एक अच्छा यू नो स्कीमा बन सके लोगों के दिमाग में आपको लेके। बहरहाल, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये मतलब हमें देखा गया अक्सर कि हाईवेज जो है वो हम बहुत बड़ी आसानी से गंदा कर देते हैं। हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हमने गाड़ी में बैठे बैठे चिप्स का पैकेट खाया, गाड़ी के शीशा नीचे किया और चिप्स के पैकेट को बाहर फेंक दिया, और गाड़ी को सर्राटे के साथ लेके आगे चले गए। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हमने घर में चिप्स का पैकेट खाया और चिप्स के पैकेट को यूं ही फेंक दिया अपने बगीचे में या अपने बालकनी में। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम उसको बाकायदा डस्टबिन में जाके फेंकते हैं। अब जरा आप सोचिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं, वाई? ऐसा हम क्यों करते हैं, वाई? क्योंकि अगर आप अपने घर में चिप्स खा के चिप्स के पैकेट को यूं ही फेंक देंगे तो आपकी फिर खैर नहीं उस दिन। आपकी फिर खैर नहीं उस दिन। आपको आपकी मम्मी, मतलब मम्मी से एक फ्लाइंग चप्पल तो रिसीव हो जाएगा आपको, और आपकी मम्मी आपको बोलेगी कि सफाई करो। तो सफाई आपको करना पड़ेगा, यानी कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिटरिंग, वो आप पे आएगा।
कॉस्ट ऑफ लिटरिंग इज ऑन यू, ये आप पे आएगा। आपको पता है कि अगर मैं गंदगी करूंगा तो मुझे सफाई करनी पड़ेगी, यानी कि आप पे वो कॉस्ट पड़ रहा है, वो गंदगी करने का खर्चा वो आपको उठाना पड़ रहा है सफाई करके। ओके, तो कॉस्ट ऑफ लिटरिंग आप पे है, इसलिए आप कभी भी घर को गंदा नहीं करते हो। हाँ, अगर आप बैचलर रहते हो, अगर आप बैचलर रहते हो, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, तो आप बेझिझक काम करते हो, जैसे पाते हो वैसे रहते हो। आप अक्सर, आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो हॉस्टलर्स होंगे, जो बैचलर्स होंगे, उनके घर में एक बार चले जाओ। अगर आप किसी बैचलर के घर में चले जाओ, उसके घर को देख के आपकी हालत खराब हो जाएगी, इतना बुरा हाल होता है। मेरे कुछ दोस्त हैं, रहते हैं बैचलर, मैं भी खुद रहता हूँ, पर मैं थोड़ा सा बाई नेचर ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके घरों में आप चले जाओगे तो आपके होश बाख्ता हो जाएंगे, इतना बुरा हाल। मतलब इधर चादर, उधर कंबल, उधर पैंट, उधर शर्ट, बर्तन इधर फेंके हुए हो, तो मतलब कुछ भी। लड़कियां इस मामले में थोड़ी अच्छी होती है, थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड रहती है, साफ सुथरा रहना सब उन्हें पसंद होता है। तो बैचलर में क्या है, आप गंदगी कर देते हो, क्यों? क्योंकि आप पे कॉस्ट नहीं आएगा, वो आपको पता है कौन डांटेगा मुझे। पर घर में नहीं चल सकता, घर में आप खबरदार कुछ करके दिखा दो, टस से मस कर दो, बिल्कुल बैंड बज जाता है आपका। यहाँ तक कि आप बेसिन पे हाथ धोते हो तो भी उसको कायदे से रुमाल में पोंछते हो, वरना बैचलर्स क्या करते हैं, वो बेसिन में हाथ धोते हैं, पोंछते भी नहीं है, हाथ को यूं ही झाड़ के, मतलब हाथ के पानी को जमीन पे झाड़ देते हैं, या फिर पर्दे में पोंछ लेते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसा घर में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो आपका प्राइवेट यार्ड, प्राइवेट जोन है, और प्राइवेट जोन पे अगर आप गंदगी करते हो तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग आप पे आता है। लेकिन अगर आप हाईवे पे करते हो, या सड़क पे करते हो, या पब्लिक जगह पे करते हो, तो आपको पता है भाई, मैं तो गंदगी करके चले जाऊंगा, साफ करने के लिए तो सरकार है, सुबह सुबह सरकार आएगी, सुबह सुबह सरकार आके साफ करेगी। मतलब सरकार खुद से नहीं आएगी, सरकार द्वारा एम्प्लॉयड जो सरकार द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, रोजगार स्कीम्स, जहाँ पे म्यूनिसिपल वर्कर्स को काम दिया जाता है कि आप सफाई करोगे, वो आके साफ करके जाएंगे। आपको पता है, आपको पता है कि आप अगर सड़कों को, हाईवेज को, पार्क्स को, पब्लिक प्रॉपर्टीज को गंदा करते हो, तो वो आपको नहीं साफ करना है, वो सरकार साफ करेगी। और कुछ लोग इस पे आर्गुमेंट्स भी देते हैं, मैंने कुछ ऐसे महानुभावों को देखा है जिस पे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई हम तो गंदा करेंगे ही ना, क्योंकि सरकार साफ कर रही है, और सरकार को साफ करने के लिए हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स पैसे से ही तो वो कर रही है, तो हमने तो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, उन्हीं टैक्स के पैसों से उनको सफाई करनी चाहिए, तो हम गंदगी करेंगे, वो सफाई करेंगे। तो ये बड़ा ही बेतुका सा आर्गुमेंट मुझे लगता है, क्योंकि टैक्स का जो बेसिक फंड है वो क्विड प्रो को पे काम करता है। तो अगर जिसको नहीं पता है क्विड प्रो को क्या होता है, तो किसी दिन मैं पब्लिक फाइनेंस में जब मैं टैक्स पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं बताऊंगा क्विड प्रो को क्या होता है। ओके, टैक्स का पूरा फंडा उसी पे काम करता है। आप इस तरह से ये घटिया सा आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि मैं तो टैक्स दे रहा हूँ तो मैं गंदगी करूंगा। ओके, तो इसलिए हमें क्या देखा गया है कि हाईवेज या पब्लिक प्रॉपर्टीज पे लिटरिंग लोग ज्यादा करते हैं। लिटरिंग, अच्छा लिटरिंग का मतलब जिन्हें नहीं पता, लिटरिंग मतलब होता है गंदगी फैलाना। ओके, गंदगी फैलाना, गंदगी फैलाना। ओके, मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं हिंदी में लिखूं, हिंदी के प्रति मेरा कुछ ज़्यादा रुझान है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शब्द को हिंदी में लिखूं, गंदगी प्रॉपर में देवनागरी लिपि में लिखूं, पर शायद जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी समझती तो होगी, मतलब वो हिंदी सुन के समझ तो लेते होंगे, पर शायद लिखावट ना समझ पाए, इसलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ उसको लिखना। ठीक है, तो गंदगी मैंने मतलब क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स में लिख दिया, पर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी है, गंदगी। तो लिटरिंग जो है ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग हाईवेज पे करते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी उससे आ रही है, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी उससे आ रही है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जाहिर सी बात है, आप गंदगी करोगे हाईवेज पे, पब्लिक प्रॉपर्टीज पे, तो दूसरे इंसान को दिक्कत होगा। करेक्ट, तो जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आएगी, उस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का प्राइवेट कॉस्ट जो होगा वो लो होगा। आपका प्राइवेट कॉस्ट कम है, आपको वो खर्च नहीं उठाना है। लेकिन अगर आप अपने घर पे करते हो तो ये कॉस्ट आप पे आएगा, और इसीलिए आप घर पे करने से बचोगे। ओके, तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फ्रेम कर पाओगे आंसर को। देखिए, मैं कभी भी आंसर फ्रेम करके नहीं देता अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो मेरे पेड स्टूडेंट्स हो, मतलब जिनको मैं बाकायदा ट्यूशंस देता हूँ उनको, और ना ही जो मैं यूट्यूब पे जिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको। मैं किसी को भी बाकायदा आंसर लिख के नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है कि आंसर्स जो है काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। आप एक ही आंसर को हूबहू लिख दोगे सब लोग। यूट्यूब पे मेरे कुछ 700 सब्सक्राइबर्स है, अभी तक 700 हुआ नहीं है, प्लीज आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको
1000 मार्क क्रॉस करने में। इतनी सारी कंटेंट्स आपके लिए ला रहा हूँ। अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 694 सब्सक्राइबर्स, 694। ओके, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप तुरंत 1000 मार्क पार कराएं और उसके भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि इतने कंटेंट आपको फ्री में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और हिंदी में सबसे अच्छी बात है, आप आपकी जुबान में आपको कंटेंट मिल रहा है। मैं आके कुछ बड़ा ही जार्गन वाला वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं बड़ी अंग्रेजी यहाँ पे आके नहीं बोल रहा, मतलब ताकि किसी को कुछ समझ में ही ना आए। अंग्रेजी तो कुछ जो एलिट लोग हैं, है ना, जो बच्चे इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के निकले हैं उनके लिए भाई वो होती है। जो आम जनता है भारत की, या भारत के आसपास के देशों की जहाँ से मेरे व्यूअर्स हैं, उनको अंग्रेजी थोड़ी ना आती है भाई, उनको तो हिंदी आती है ना। तो हिंदी में मैं बताता हूँ। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि इंटरनेशनल स्कूल वाले वीडियो नहीं देख सकते हैं। मैं तो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखो, तुम देखो, एक तो तुम्हारी हिंदी सुधर जाएगी, और दूसरी बात ये कि कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। ओके, तो प्लीज़ इसको आप तुरंत बढ़ाएं। और हाँ, अगर वीडियो देखते समय आपको किसी भी मोमेंट पे लगता है कि हाँ भाई वीडियो में मजा आ रहा है ना, वीडियो अच्छा है, तो उस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कमेंट करें अपने डाउट्स, कमेंट करें, या फिर कमेंट करके आप ये बताएं कि आप कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने लिए कम, आप लोग के लिए ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि देखिए जिंदगी में सब कुछ छूट जाता है, दोस्ती बनी रहती है। और दोस्त की कामयाबी, अगर आपकी दोस्ती अच्छी है तो दोस्त की कामयाबी जो है वो आप चाहोगे। और दोस्त की कामयाबी अगर आप चाहते हो तो दोस्त का भला करो। और दोस्त का भला कैसे करोगे? छोटी छोटी चीज़ों से। आप इस चीज़ का इंतजार मत करो कि मैं कुछ बड़ा करूंगा दोस्त के लिए ना, बड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ें करनी है, छोटी छोटी सिचुएशंस में उसका साथ देना है। दोस्तों से कुछ छुपाना नहीं है कि हाँ एक शानदार कंटेंट मुझे मिल गया रोड टू सक्सेस में, मैं चलो वीडियो देखता हूँ, दोस्त को नहीं दूंगा, मेरा नंबर आएंगे उसके नहीं आएंगे। क्या होगा ऐसे करके? आपके नंबर आ गए उसके नहीं आए, आप आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गया, तो आपका दोस्त तो छूट गया ना भाई। आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्त तो छूट गए, फ्रेंड्स। ऐसे में आप आगे बढ़ के क्या कर लोगे? खुश रह पाओगे? दोस्त याद आएगा। तो भाई दोस्त को साथ लेके आगे बढ़ो। ग्रोइंग टुगेदर इज अ ब्लेसिंग। साथ में ग्रो करना इज अ ब्लेसिंग। ओके, तो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोस्तों के साथ शेयर करो। ऑलराइट, और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो करना है, ठीक है। तो ये तीनों करोगे तो ही मेरे वीडियोस में एंगेजमेंट्स आएंगे, वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा। ओके, मैं वो बोलने में विश्वास नहीं रखता जो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो लाइक के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो कमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा भी नहीं है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो कंटेंट देना है। पर देखिए लाइक कमेंट आने से खुशी सबको होती है, मुझे भी होगी, चैनल ग्रो करेगा, खुशी मुझे होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल दार्शनिक बन गया हूँ और बिल्कुल मोह माया त्याग दी है मैंने, ऐसा नहीं है। ये मिलेगी, लाइक मिलेगा, कमेंट आएगा तो मुझे खुशी तो होगी, और आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। ये कमेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेशन होते हैं हमारे लिए। ओके, कल एक लर्नर ने कमेंट किया था, बड़ा शानदार कमेंट था, मैंने उसको कमेंट ऑफ द डे में डाला भी था। तो मतलब जो कम्युनिटी है उसमें भी मैंने डाला था। तो आप लोग के लिए ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहा हूँ आपके कमेंट पे। और एक चीज़ मुझे कहना था, कम्युनिटी पोस्ट्स में कर रहा हूँ, कम्युनिटी क्विजेज में दे रहा हूँ, उस क्विज को अटेंड करो आप लोग, क्योंकि वो आपके टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपको टेस्ट करेगा कि आप कितना अच्छा सीख पा रहे हो। ओके, तो कम्युनिटी क्विज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिटी क्विज पे ध्यान दीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मिनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सच एज द, मैं फिर टाइपो कर दिया मैंने, सच एज द वॉशिंगटन डीसी मेट्रो सबवे चार्ज हायर फेयर्स ड्यूरिंग द रश आवर्स देन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, व्हाई माइट दे डू दिस? ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे वॉशिंगटन डीसी मेट्रो सबवे का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखिए डीसी आ गया, वॉशिंगटन डीसी। मैं जब बचपन में ज्योग्राफी पढ़ता था, डीसी आने से मतलब वॉशिंगटन डीसी डीसी देखने से मैं खुश हो जाता था, क्योंकि मेरा नाम डीसी है। तो अच्छा, क्या आप में से कोई है जिसको मेरा एक्चुअल नाम पता है? ये एक अच्छी बात है कि आप लोग सब मुझे डीसी सर कहते हो। क्या आप में से कोई हो जिसको मेरा एक्चुअल नाम पता है, डीसी का एक्चुअल नाम? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आप डीसी में से सिर्फ डी ही बता पाते हो वो भी चलेगा वो भी चलेगा, पर आप नाम जरूर कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने यूट्यूब के परे जाके मेरे ऊपर रिसर्च करा होगा फेसबुक वगैरह पे उनको पता होगा शायद से, पर जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनको शायद नहीं पता होगा, तो ये आप जरूर करें, आप कमेंट करें। देखता हूँ मैं कितने लोगों को पता है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ऑलराइट, तो वॉशिंगटन डीसी मेट्रो जो है वो रश आवर्स के दौरान, यानी जब ट्रैवलर्स ज्यादा हैं, जब पैसेंजर्स ज्यादा हैं, जब पैसेंजर्स ज्यादा हैं, रश आवर्स जैसे कि ऑफिस आवर्स हो गई, तो हायर फेयर्स चार्ज करते हैं वो लोग, हायर फेयर्स चार्ज करते हैं देन द रेस्ट ऑफ द डे। ऐसा क्यों होता है वो? तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोगों ने ऑनलाइन कैब तो बुक करे होंगे, ऑनलाइन कैब आप लोगों ने बुक करे होंगे। जब रश आवर्स होता है तब कैब का प्राइस क्या दिखाता है? बिल्कुल आसमान फाड़ प्राइस, 7 करोड़ जिसे कहते हैं बच्चन साहब, इतना प्राइस दिखाता है। बहुत बहुत ज्यादा प्राइस रहता है। जैसे मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। बेंगलुरु में क्या है, जो लोग बेंगलोर से वो समझ सकते हैं, जो लोग बेंगलोर से वो समझ सकते हैं। और मैं कलकत्ते में भी रहा हूँ तो कलकत्ते का ही मुझे पता है, सेम पॉलिसी है। बेंगलुरु में क्या होता है, जो ऑटोज होते हैं ना, ऑटोज भी आप ऑनलाइन बुक करते हो, मतलब उबेर या ओला या रैपिडो से आप ऑटो बुक कर सकते हो। आपके शहरों में ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बैंगलोर में ऐसा है। तो जब ऑफिस जाने का रहता है ना, जब मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, तो हालांकि रोज नहीं जाता, मतलब हर हर हफ्ते जाता हूँ मैं कुछ दिन ऑफिस। तो मान लीजिए मैं ऑटो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 10 10 AM से लेके 11 AM तक अगर मैं ऑटो करूँ, तो ऑटो का जो फेयर है वो तकरीबन तकरीबन 2 गुना या 3 गुना ज्यादा प्राइस दिखाते हैं, वो 2 गुना या 3 गुना नॉर्मल प्राइस से। और अगर मैं 12 बजे के बाद करूँ, 12 के बाद करूँ, तो प्राइस नॉर्मल हो जाते हैं। यानी ये जो 10 से 11 है ना, ये रश आवर है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा लोग हैं जो ऑनलाइन उबेर ओला ऑटो करना चाह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हाई डिमांड हो जा रहा है, जो डिमांड है ये हाई हो जा रहा है। ओके, सो हाई डिमांड के केस में सप्लाई रिमेनिंग सेम, प्राइसेस विल गो अप, प्राइसेस विल गो अप। यही वाला पॉलिसी यहाँ पे होता है। तो यहाँ सवाल यही है कि वॉशिंगटन डीसी मेट्रो कभी कभी हाई फेयर चार्ज करती है देन रेस्ट ऑफ द डे। क्यों होता है ऐसा? तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बड़ा ही सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि कंजेशन ज्यादा है। देखिए रास्ता है, रास्ते में कंजेशन ज्यादा है, ज्यादा गाड़ी अगर आ जाएगी, ज्यादा गाड़ियां अगर आ जाएगी तो रास्ते में कंजेशन बढ़ जाएगा। कंजेशन बढ़ने से क्या होगा, एक इंसान का इम्पैक्ट दूसरे इंसान पर पड़ेगा, क्योंकि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ब्लॉक करेगी, दूसरी गाड़ी तीसरे को ब्लॉक करेगी, तो उससे क्या होगा, कंजेशन बढ़ेगा। अगर मैं मेट्रो की बात करूं, तो मेट्रो में एक पर्टिकुलर जगह होता है। मान लीजिए एक कोच है मेट्रो का, एक कोच, ज्यादा लोग हैं तो मेट्रो में भीड़ ज्यादा है, यानी कंजेशन ज्यादा है। इससे इंसान को तकलीफ होगी, इससे क्या होगी, इंसान को तकलीफ होगी सफर करने में। आपने अक्सर अपने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखा होगा, दिल्ली मेट्रो की वीडियो बहुत वायरल वायरल होती है। दिल्ली मेट्रो में हर दिन कोई ना कोई लफड़ा लगा रहता है। बैंगलोर मेट्रो में कोई लफड़ा नहीं होता, नहीं कलकत्ते मेट्रो में भी लफड़ा होता है पर ज्यादा नहीं होता। लेकिन दिल्ली मेट्रो तो भाई मीम मटेरियल है, मोय मोय हो जाता है सबका दिल्ली मेट्रो में। तो दिल्ली मेट्रो में इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, और अगर आप कभी राजीव चौक से मेट्रो ले लें तब तो भगवान बचाए आपको, इतनी भीड़ रहती है राजीव चौक में। और बैंगलोर में मैजेस्टिक है वो। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे 2 3 लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। जैसे बैंगलोर में ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन जो है वो मैजेस्टिक में इंटरसेक्ट करती है। राजीव चौक में भी बहुत सारे लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, मुझे याद नहीं, मैं बहुत पहले गया था, मुझे येलो लाइन याद है। तो इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे काफी लोग हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो मेट्रो कोचेस है इन पर्टिकुलर स्टेशन पे, उन कोचेस में लोग ज्यादा होंगे, हेड काउंट ज्यादा होगा। अब कोई एक व्यक्ति अगर अपना पर्टिकुलर स्पेस ले रहा है, तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए स्पेस को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि राइवल इन कंजम्पशन हो गया, राइवल इन कंजम्पशन हो गया, ठीक है। राइवल इन कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि मेरे यूज करने से दूसरे के लिए यूज करने का स्कोप कम जाए, अगर मैं कुछ यूज कर लूं तो दूसरे का स्कोप कम जाए, तो वो राइवल इन कंजम्पशन है। और आपने देखा होगा लोग दरवाजे पे ठूस ठूस के मेट्रो में घुसते हैं, तो इतना तकलीफ वो क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि राइवल इन कंजम्पशन और कंजेशन ज्यादा है। ओके, कुछ लोगों को सीट मिलते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग एक दूसरे पे लदे रहते हैं, तो काफी बुरा हालात रहते हैं वहां पे। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही राइवल इन कंजम्पशन हो गया, एक्सक्लूडेबल तो वो था ही, मेट्रो राइड तो एक्सक्लूडेबल है ही। एक्सक्लूडेबल क्यों, क्योंकि जो पैसा देगा
वही मेट्रो पे चढ़ सकता है, जिसने टोकन ले रखा है वही मेट्रो पे चढ़ सकता है, तो वो तो एक्सक्लूडेबल है ही। और रश आवर्स में वो बहुत हाई लेवल में उसका अराइवल एंड कंजम्पशन हो जाता है, यानी कि इसमें कुछ फीचर्स प्राइवेट गुड वाले आ जाते हैं, प्राइवेट गुड वाले फीचर्स आ जाते हैं, तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ाना पड़ता है, उसके प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। और बाकी समय में जब कंजेशन नहीं है तो प्राइस नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये इसका आर्ग्यूमेंट है, ये आप किसी भी नॉर्मल लॉजिक से समझ सकते हो। बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन होगा। इसको आपको फ्रेम करना होगा अच्छे से, ठीक है। इसको आपको अच्छे से फ्रेम करना होगा, जैसे कि मैं कह रहा था, अगर मैं एक जैसा आंसर लिख दूं, अगर मैं एक जैसा आंसर लिख दूं, हाँ वो मैं बता रहा था, मैं तो भूल ही गया बताना। अगर मैं एक जैसा आंसर लिख दूं, सबको सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा आंसर दे दूं, तो क्या होगा, आपके आंसर सब सेम हो जाएंगे। और सारे आंसर सेम होने पे क्या होगा, सबको सेम नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो तो एवरेज हो गया ना। अगर सबके आंसर सेम है, सबके आंसर सेम है, तब वो आंसर हो गया एवरेज स्टैंडर्ड आंसर, तो मार्क्स भी एवरेज मिलेंगे। पर अगर आप अपने हिसाब से सब्जेक्टिव तरीके से आंसर लिखोगे, तब आपको दूसरों के मुकाबले थोड़ा एज मिल सकता है। ओके, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन ले लो मुझसे, पर आंसर राइटिंग खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 9 भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है ये वाला। और क्या कह रहा है कि हाई इनकम पीपल आर विलिंग टू पे मोर देन लो इनकम पीपल टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डेथ। तो देखिए, मान लीजिए मौत का रिस्क है, मौत का रिस्क तो सबको होता है। मौत के रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो हायर इनकम पीपल है, वो ज्यादा पैसा देने को तैयार है देन द लोअर इनकम पीपल। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका इंश्योरेंस। देखिएगा, जो जिनकी इनकम ज्यादा है वो लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा खरीदते हैं, जिनकी इनकम कम है वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदते। कोई भी जो लोअर इनकम पीपल है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, उसमें आपको व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। जो जिनका इनकम थोड़ा ठीक ठाक है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लेवल पे है, वो लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। तो लाइफ का जो रिस्क है, मतलब डेथ का जो रिस्क है, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, उस रिस्क को इग्नोर करने के लिए बंदे इंश्योरेंस लेते हैं, लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं, रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो पैसा दिया जाए। हायर इनकम लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, पर जो लोअर इनकम है उनका तो बेसिक जो नेसेसिटीज है वही उनके इनकम से पूरा नहीं होता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, आरकेएम, आरकेएम में उनका पूरा नहीं होता है, तो इंश्योरेंस कहाँ से लेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हाई इनकम पीपल ज्यादा पैसे देने को तैयार है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डेथ देन द लोअर इनकम पीपल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल दे आर मोर लाइकली टू पे फॉर द सेफ्टी फीचर्स ऑन कार्स। जैसे कि कार की बात की जाए, मान लीजिए दो फैमिली है, फैमिली ए फैमिली बी। फैमिली बी जो है वो लोअर मिडिल क्लास है, या मान लीजिए मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास क्लास के पास तो गाड़ी होता ही नहीं है, मिडिल क्लास है। और ये मान लीजिए थोड़ा अपर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, या मान लीजिए अपर मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर है। ओके, जैसे मान लीजिए रिच, रिच में ले लेते हैं इसको। तो जो मिडिल क्लास है वो अगर गाड़ी खरीदने चाहता है, गाड़ी के जो शोरूम का जो सेल्समैन है उसने उसको दो गाड़ी दिखाई, एक गाड़ी दिखाया एक्स, एक गाड़ी दिखाया वाई, ठीक है। मान लीजिए मारुति 800 दिखाया, और एक दिखाया, ये टाटा नैनो दिखाया, और एक उसको दिखा रहा है वो मान लीजिए नेक्सा, नेक्सा बोल के गाड़ी है ना, नेक्सा या नेक्सस ऐसा कुछ गाड़ी है, आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे गाड़ी की उतनी समझ नहीं है। और मिडिल क्लास वाले बंदे से पूछा कि आप कौन सा गाड़ी लोगे। तो मिडिल क्लास वाले बंदे ने पूछा अच्छा क्या अंतर है दोनों में, तो बोला कि देखिए ये और ये दोनों सेम है, फर्ज करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दोगे नहीं नहीं 800 सेम नहीं होता, नेक्सा सेम नहीं होता। मान लीजिए सेम है, चलिए मैं इसको नाम ही बदल देता हूँ, नेक्सा के साथ मैं रख देता हूँ मान लीजिए क्या रखूँ, क्या रखूँ, कौन सी गाड़ी रखूँ, कौन सी गाड़ी रखी जाए, नेक्सस टाइप की और कौन सी गाड़ी होती है। मान लीजिए मैं रख देता हूँ, अरे यार मुझे तो गाड़ी के नाम ही नहीं पता। क्या होता है गाड़ी का नाम, चलिए वैगन आर रख देता हूँ, मुझे ये पता है वैगन आर। इससे कैसे हो गया, एक सेकंड, हाँ। वैगन आर, ये इसका, ये सॉरी, हाँ वैगन आर, वैगनआर, ठीक है। मान लीजिए वैगनआर और नेक्सस सारे फीचर्स में सेम है, पर नेक्सस में सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है। यानी जो एयर बैग है वो पीछे भी है सामने भी है, और काफी अच्छा ब्रेक है, और काफी अच्छा उसमें
ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स है। वैगन आर में इतने फीचर्स नहीं है। मान लीजिए सिर्फ सामने की तरफ उसमें एयर बैग्स है, पीछे नहीं है, साइड में नहीं है। अब प्राइस में डिफरेंस क्यों हो रहा है? जैसे मान लीजिए ये अगर 5 लाख का है, ये 6 लाख का है, 1 लाख इसमें ज्यादा है। इसमें 1 लाख प्राइस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स, इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स। तो अगर मिडिल क्लास बंदे से पूछा जाएगा कि आप वैगनर लोगे या नेक्सस लोगे, तो वो हमेशा वैगनर ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो सेफ्टी फीचर जैसे चीज के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। वो सेफ्टी फीचर जैसे चीज के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे सकता, उसको गवारा ही नहीं। वो क्या बोलेगा, अरे यार सेफ्टी का ही तो है, क्यों 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो झूठ मूठ का सेफ्टी में, ऐसे ही सेफ है हम। क्योंकि जो बंदा बी है ना, जो मिडिल क्लास बंदा है, उसको डेथ का जो रिस्क है, डेथ का जो रिस्क है वो उसको अवॉइड करना ही नहीं चाहता। डेथ के रिस्क को, डेथ के रिस्क से बचने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि डेथ जो है ना उसके लिए उतनी वैल्यूबल चीज नहीं है। डेथ उसके लिए उतनी वैल्यूबल चीज नहीं है। आप इस बात को हमेशा समझ जो गरीब होते हैं उनके लिए डेथ इज नॉट वैल्यूबल, उनके लिए जिंदगी इज मोर वैल्यूबल। ओके, उनके लिए जिंदगी इज मोर वैल्यूबल मतलब उनको पता है कि उनका डेथ होना है। उनका बेसिक उनको टेंशन पता है क्या होता है कि आज की रोटी कहाँ से आएगी, आज का खाना कहाँ से आएगा, आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ये उनका बेसिक टेंशन रहता है। पर अमीर लोगों का टेंशन क्या रहता है? अमीर लोगों का टेंशन रहता है कि मेरे बच्चे के लिए जो मैंने बिजनेस बनाया है, वो बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाएंगे, कौन सी गाड़ी से जाएंगे। अमीर लोगों का वो टेंशन रहता है कि मेरे बच्चे कौन सी गाड़ी से स्कूल जाएंगे, BMW से जाएंगे या Audi से जाएंगे। पर जो गरीब है उनका सोच, उनका टेंशन क्या रहता है कि यार रोटी आज पकेगी कि नहीं पकेगी, कल सब्जी आएगा कि नहीं आएगा, गैस का प्राइस 1,000 रुपए हो गए, ये उनकी टेंशन है। तो डेथ जैसी चीजों के लिए मिडिल क्लास वाले लोग उतना नहीं सोचते या गरीब लोग उतना नहीं सोचते। वो उस पर जाते ही नहीं है। उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है आज का। पर अमीर लोग इससे इन चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं कि अगर बीमार पड़ गया तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना। अस्पताल भी बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा होना चाहिए, 5 स्टार होटल जैसे अस्पताल में बैठ के इलाज कराएंगे, प्राइवेट वार्ड होगा। गरीब लोगों का क्या है, जनरल वार्ड में चले जाते हैं, राइट। तो जो जिनका इनकम कम है, मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रहा, जिनका इनकम कम है, इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से समझिए। जिन व्यक्ति का इनकम कम है वो सेफ्टी के लिए तो 1 लाख रुपए नहीं देगा। पर वहीं अगर अपर मिडिल क्लास बंदे से पूछा जाए कि हाँ एक वैगन आर है और एक ये नेक्सस है, ये नेक्सा है जो भी, ये 5 लाख का, ये 6 लाख का, अंतर क्या है? इसमें सेफ्टी फीचर्स ज्यादा है इसमें। वो तुरंत बोलेगा अच्छा अच्छा इसमें सेफ्टी ज्यादा है, चलो चलो यही दो, मुझे मुझे तो यही चाहिए, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे बीवी बच्चों के साथ मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, वैगनर में पता नहीं क्या हो गया, किसी दिन वैगनर उलट गया तो क्या होगा। नहीं नहीं, मैं तो नेक्सस लूंगा भाई। तो वो 1 लाख रुपए के और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके नेक्सस लेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क ऑफ डेथ के लिए वो ज्यादा देने को तैयार है, क्योंकि रिस्क ऑफ डेथ इज वेरी रिस्की फॉर दैट पर्सन। वो बहुत डरता है उस चीज से, डेथ से बहुत डरता है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, हाई रिस्क प्रीमियम देने को तैयार है। तो जो हाई इनकम पीपल होते हैं वो ज्यादा देने को तैयार होते हैं टू अवॉइड रिस्क देन द लो इनकम पीपल। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है, मैंने बहुत पहले डाला था कि अमीर घर के बच्चे और गरीब घर के बच्चे में क्या फर्क है। आप जरूर उस वीडियो को एक बार चेकआउट करिएगा, वो बहुत अच्छा वीडियो है, आप देख सकते हैं। हालांकि उस वीडियो के कंटेंट के हिसाब से उसमें उतने व्यूज नहीं है, पर उस व्यूज पे आप मत जाइए, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अमीर और गरीब घर के बच्चों में फर्क मैंने बताया, ओके। उसके बाद क्या पूछें, डू यू थिंक कॉस्ट बेनिफिट एनालिस्ट शुड टेक दिस फैक्ट इनटू अकाउंट व्हेन इवैल्यूएटिंग पब्लिक प्रोजेक्ट। अब देखिए, ये जो फैक्ट है कि अमीर लोग ज्यादा पेमेंट करने को तैयार है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डेथ देन गरीब लोग, ये बात को क्या एनालिस्ट लोग अपने जहन में रखेंगे पब्लिक प्रोजेक्ट बनाने समय? एनालिस्ट मतलब क्या होते हैं, जो है ना, जो मूल्यांकन करते हैं या फिर जो चीजों का विश्लेषण करते हैं, है ना, वो जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाने समय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सी एनालिसिस होती है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट में खर्चा कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, और उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट कितना होगा। इन दोनों चीज को हम एनालाइज करते हैं। और ये हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम ये दो चीज तो जरूर सोचते हैं, चाहे वो हम अपने कॉन्शियस माइंड में सोचे या सबकॉन्शियस माइंड में सोचे, कि मैं जो कर रहा हूँ इसका कॉस्ट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। ओके, जैसे आज आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता है ना कि मैं RTS रोड टू सक्सेस के चैनल पे जो ये वीडियो देख रहा हूँ, इसका कॉस्ट क्या है? कि आपका दिन का आधे घंटे जा रहा है, ये आपका कॉस्ट है। इस आधे घंटे में आप कुछ और भी महत्वपूर्ण काम कर सकते थे, जैसे आप नेटफ्लिक्स देख सकते थे, आप हॉटस्टार देख सकते थे, है ना, बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये आपका कॉस्ट है।
फिर आप कंपेयर करोगे उसको अपने बेनिफिट से। ये जो वीडियोस मैं देख रहा हूँ रोड टू सक्सेस के चैनल पे, इससे मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो आप सोचोगे कि हाँ यार, अगले महीने एग्जाम है, पढ़ लेते हैं, बेनिफिट तो होगा, बेनिफिट तो होगा, फायदा तो है। तो कॉस्ट और बेनिफिट को आप कंपेयर करते हो कि आपका बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं। हर प्रोजेक्ट पे, हर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे, चाहे सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करे, कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। जैसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च होते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, इतना करोड़ डाला गया उसमें। फिर हर घर नल मिशन जो है, उसमें 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, फिर आपका उज्ज्वला योजना है, खेलो इंडिया योजना, ये जो इतनी योजना है, ये योजनाओं को बनाने से पहले जो एनालिस्ट होते हैं वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करते हैं, वो उस एनालिसिस को जरूर करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, 60,000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में दिया गया, तो ये उसका कॉस्ट है, 60,000 करोड़ गवर्नमेंट देगी। पर उससे बेनिफिट क्या होगा? क्या बेनिफिट का वर्थ 60,000 करोड़ से ज्यादा होगा? अगर बेनिफिट का वर्थ 60,000 करोड़ से ज्यादा है तो उस प्रोजेक्ट को हम जरूर करें, ये जहन में रहता है। तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिस्ट है, वो इस बात को ध्यान में उन्हें रखना चाहिए पब्लिक प्रोजेक्ट बनाने समय, की नहीं रखना चाहिए कौन सी बात को, कि हायर इनकम पीपल आर विलिंग टू पे मोर देन लोअर इनकम पीपल टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डेथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने समय जो एनालिस्ट है उनको इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, कंसिडर फॉर इंस्टेंस अ रिच टाउन एंड अ पुअर टाउन। अब मान लीजिए कि एक अमीर टाउन है और एक गरीब टाउन है, बोथ ऑफ विच आर कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लाइट। दोनों टाउन के जहन में ये बात है कि एक ट्रैफिक लाइट बनना चाहिए अपने सड़क पे, अपने जो चौराहा है वहां बनना चाहिए। शुड द रिच टाउन यूज अ हायर डॉलर वैल्यू फॉर अ ह्यूमन लाइफ ऑन मेकिंग दिस डिसीजन, व्हाई और व्हाई नॉट? तो चलिए, दो टाउन है, दो टाउन मान लीजिए। अब हमारे भारत में जो स्टेट्स है ना, तो स्टेट में जनरली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे टाउन्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही डिस्ट्रिक्ट या कुछ ही टाउन ऐसा होता है जो बहुत हायर इनकम होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में कोलकाता इज हाई इनकम, पर कोलकाता के बाहर अगर आप जाओ, हावड़ा को छोड़ दिया जाए तो बाकी डिस्ट्रिक्ट आर नॉट दैट हायर इनकम। बेंगलुरु मतलब कर्नाटक में आप आ जाओ, कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर का जो स्तर है, क्या वही स्तर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का है? क्या वही स्तर शिमोगा का है? क्या वही स्तर वो जो नॉर्दर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है बैंगलोर में उनका है? वो नहीं है। तो हर स्टेट में एक हायर इनकम टाउन होते हैं, एक लोअर इनकम टाउन होते हैं। तो एक हाई इनकम टाउन है और एक लो इनकम टाउन है। ये दोनों टाउन के पास प्रस्ताव आया कि आप लोग ट्रैफिक लाइट लगाओ, और ट्रैफिक लाइट का क्या वैल्यू होगा वो आप डिटरमाइन करो। वैल्यूएशन पूछा जा रहा है उनसे। हायर इनकम टाउन जो है वो उसके वैल्यूएशन को ज्यादा रखेंगे, और लोअर इनकम टाउन जो है वो उनके वैल्यूएशन को कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि हायर इनकम टाउन में जो लोग हैं वो सारे अमीर लोग रह रहे हैं, या मोस्ट ऑफ देम आर रिच, एंड इफ दे आर रिच, उनके लिए रिस्क ऑफ डेथ इज हाई। तो टू अवॉइड दैट दे आर विलिंग टू पे मोर। टू अवॉइड दैट दे आर विलिंग टू पे मोर। जबकि लोअर इनकम में जो लोग हैं वो ज्यादातर लो इनकम के लोग हैं, तो उनका रिस्क ऑफ डेथ भी लो है, तो टू अवॉइड दैट टेंडेंसी भी लो है, तो वो लोग विलिंग टू पे भी लो है, तो वो कम पे करना चाह रहे हैं। तो हाई इनकम में अगर ट्रैफिक लाइट लगाओगे तो उसका वैल्यूएशन ज्यादा होगा, लोअर इनकम में लगाओगे तो कम होगा। ये इसका आर्ग्यूमेंट है। ये क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे। ओके, शुड रिच टाउन यूज अ हायर डॉलर वैल्यू? यस, बिकॉज एक अमीर टाउन में एक इंसान की जान की कीमत ज्यादा है देन एक गरीब टाउन। क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा है और वो लोग रिस्क को ज्यादा वैल्यूएशन देते हैं। सिंपल। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ओके, ये समझ में आपको आया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने ये तीन ही क्वेश्चंस रखा है और चैप्टर 11 को मैंने निपटा दिया। आगे मूव करेंगे हम लोग अगले चैप्टर पे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टॉपिक डिस्कशन वाले वीडियोस भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग जरूर बने रहिएगा। ओके, बहुत जल्द वो क्वेश्चंस भी वो टॉपिक भी आपके पास आएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वेट करिए अगले वीडियो के लिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अलविदा कहता हूँ अभी। मिलते हैं अगले मीटिंग में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, जम के पढ़ाई करिए और कुछ अच्छा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।